हो गया। अपन ने कल जो पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस के अंदर अपन ने डाइजेशन, सबसे पहले इंजेशन पढ़ा, इंजेशन के बाद अपन किस में आए, डाइजेशन में। डाइजेशन सबसे पहले किसी भी ह्यूमन बीइंग का कहाँ से स्टार्ट हो जा रहा था, माउथ से। कौन सी ग्लैंड निकाल, एक एंजाइम निकल रहा था, उसको बोल रहे थे सलाइवरी अमाइलेज, जो कि निकाल रही थी सलाइवा, है ना, सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा था। और उसका काम क्या हो रहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, शुगर में, है ना, सिंपली। तो मतलब अपना जो डाइजेशन प्रोसेस है वो मुंह से ही स्टार्ट हो गया है। फिर बाद में अपन ने देखा कि जो फूड है वो अपने ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक प्रोसेस के थ्रू नीचे की तरफ गया। फिर वहां पे देखा स्टमक ने 3 चीजें रिलीज की। फर्स्ट वन इज HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl ने क्या काम किया, एसिडिक मीडियम बना दिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो गए। और साथ ही जो पेप्सिन जो इनएक्टिव मोड में था वो अब एक्टिव मोड में आ गया, क्योंकि उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। फिर पेप्सिन ने क्या किया, सिंपली प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया। और जो म्यूकस है वो एक इनर लाइनिंग है जो प्रोटेक्ट कर रही है, ताकि जो आपका जो स्टमक है वो खराब ना हो। तो सिंपली एक म्यूकस वो काम कर रहा है। अपन ने अल्सर की प्रॉब्लम को देखा था, सिंपली क्या हो जा रहा था कि जो जब भी स्टमक निकलता था तो वहां पे एक होल हो जा रहे थे, तो वो जब भी एसिड रिलीज होता था तो उससे एक पूरी इरिटेशन होती है, भयंकरी बीमारी है ना, अल्सर। तो जब भी आप ऐसा कुछ खाते हो, है ना, तो वो सब प्रॉब्लम होती है। फिर अपन चलते हैं आगे। अब देखो बैक्टीरिया का भी है मारने का काम, और जो बाकी फूड आइटम आते हैं प्रोटीन के अलावा कितने डाइजेस्ट होते हैं, वहाँ भी वही स्टार्ट कर रहे हैं ना अभी इतना किया ना अभी तक क्या स्टार्ट हुआ है, प्रोटीन डाइजेस्ट। एक बार क्या हो गया, आपको कार्बोहाइड्रेट एक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और आपका प्रोटीन एक बार डाइजेस्ट, अभी पूरा नहीं हुआ है। और अभी फैट तो इवन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वो अभी बात करेंगे। ये इस तरह था, इसलिए एक दिन में हो जाए ना तो बेस्ट रहता है डायग्राम, इतना थोड़ा सा बनाते हैं। और फिर ये आपकी और ये अपनी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। डायग्राम तो आपने कल बना ही लिया था, ठीक है। तो अपना फूड यहां से होते हुए अब क्या हुआ कि अपना खाना क्या पूरी तरह पच चुका है, नहीं, क्या है, अभी पार्शियली डाइजेस्टेड है। तो अब खाना यहां से कहां मूव करेगा, मतलब ये इधर की तरफ, मतलब है ना, और यहां से मूव करेगा, मतलब आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहां पे एक वॉल्व होता है, स्पिंटर वॉल्व। इसका काम क्या है कि सिंपली जब तक यहां पे इसका जो पूरा एक्शन होगा, वो होने के बाद जैसे ही इसका एक्शन कंप्लीट हुआ, स्टमक में जो काम करना था वो होने के बाद ये वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जो बाकी का खाना है वो यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, नीचे से आता है ना पहले, ये इस तरह से होता है। ये मान लीजिए डायग्राम ये ऐसे है, ये आपकी ये यहाँ निकल जाता है और ये नीचे से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे उसके बाद फिर अपन किस में मूव कर रहे हैं, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब जो आपका खाना है वो कहाँ पहुंच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो अब बात करते हैं, जो स्पिंटर वॉल की बात हो गई, क्या काम है, सिंपली वहां से अनडाइजेस्टेड फूड वो ओपन होगा नीचे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो जो अपना जो खाने का जो पूरा का पूरा जो कंप्लीट डाइजेशन है वो आपके कहाँ होता है, स्मॉल। अब कैसे होता है वो आप अभी देखोगे, लेकिन अगर आपसे कोई सिंपली कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है ये छोटा सा क्वेश्चन, कि जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है, माउथ में, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल। अब आपको लगेगा भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे, लेकिन अभी अपन देखेंगे कैसे। तो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पे क्या था, अपना क्या था, लिवर, पैनक्रिया, तो ये है ना। तो 2 ग्लैंड है अपने पास, लिवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। चलो पहले एक पॉइंट की और बात कर लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो अपन को आपको इतना समझ में आ रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो अपने में पता है कितनी लंबी होती है, 6.5 मीटर। ये इस तरह से रैप होती है, लेकिन अगर आप इसको खोलोगे तो कितनी लंबी है, 6.5 मीटर की। लाइक यहां से लेके 1 मीटर इतना होता है ना, तो देख लो यहां से लेके आपसे भी पीछे तक इतनी लंबी होती है एक ह्यूमन बीइंग में। आपने लाइक पता नहीं अजीब लगेगा
बोलते हुए कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार देखा होगा है ना, कहीं हॉस्पिटल्स में मतलब पूरा का पूरा उनका मतलब बहुत जब भयंकर एक्सीडेंट होता है, मैंने देखे हैं ऐसे, तो जब वो इंसान मर जाता है ना तो उसका पूरा का पूरा बॉडी पार्ट मतलब निकल के बाहर आ जाता है ना, मैंने एक दो केसेस देखे हैं ऐसे। तो मतलब पूरी की पूरी इंटेस्टाइन जो होती है ना, अपने लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी की पूरी बिखर जाती है। और इवन आपने देखा होगा जब स्मॉल एनिमल्स मर जाते हैं, जैसे कोई कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, किसी डॉग का किसी गाड़ी के साथ वो मर जाता है, तो आपने देखा होगा ना साइड में, कई बार नहीं देखना चाहता लेकिन फिर भी दिखता तो है ही ना, तो आपने देखा होगा वहां पे इंटेस्टाइन पड़ी होती है ना। अब देखो, अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, 6.5 मीटर लंबी होती है एक ह्यूमन बीइंग की। अब क्या एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्या उनकी इंटेस्टाइन, भाई वो भी तो सेम ही खाना, अपना प्रोसेस एक जैसा ही है लमसम, तो उनकी इंटेस्टाइन और ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में क्या फर्क होता है या नहीं होता? अब मैं बात करता हूं, फर्क होता है। जो एनिमल हर्बीवोरस होते हैं, क्या होते हैं? हर्बीवोरस, और एक होता है अपना कार्निवोरस, ठीक है। तो जो हर्बीवोरस एनिमल है वो क्या खाएंगे? प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधे खाएंगे, सिंपली यही खाते हैं। जैसे अपनी बकरी, गाय, ये सब क्या खाती है? पेड़, प्लांट्स को खाती है। और जो कार्निवोरस होते हैं वो किसको खाते हैं? मीट को, है ना। वो आपने कभी शेर को देखा है कि वो पत्ती तोड़ के नीम की खारा नहीं खाता ना, फूल भी नहीं खाता, वो मीट ही खाएगा। तो अब क्या होता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज, जिसको डाइजेस्ट करना कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब कोई भी चीज को डाइजेस्ट करना है तो इतनी तो आप चीज समझ गए हो कि डायरेक्ट उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ना पड़ेगा तभी वो जाके। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। तो किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को डाइजेस्ट करना है तो आपके अंदर जो भी ऑर्गन्स लगे हुए हैं वो इंटेस्टाइन को प्रोसेस करने के लिए क्या ज्यादा समय लगेगा? ज्यादा समय भी लगेगा और उसको ज्यादा एनर्जी भी लगेगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है किसी भी एनिमल के अंदर, इन द केस ऑफ हर्बीवोरस, द जो लेंथ होती है उसकी वो कंपेयर टू कार्निवोरस के ज्यादा लंबी होती है। तो जो हर्बीवोरस होते हैं उसमें काफी ज्यादा मीट्स में सेलुलोज एब्सेंट होता है। आपने पढ़ा होगा प्लांट्स के अंदर जो प्लांट सेल होता है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट था, और जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है। मतलब जब आप मीट खाते हो तब उसके अंदर सेलुलोज होता ही नहीं है। तो जब सेलुलोज होगा ही नहीं तो यहां पे जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की कार्निवोरस के अंदर, कार्निवोरस जितने भी एनिमल्स हैं उसके अंदर आपकी जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो छोटी होगी। तो जो एनिमल्स, जो गाय, बकरी, भेड़ है ना, इन सब में, भैंस, इस सब में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कंपेयर टू लाइक टाइगर है ना, उनसे लंबी होगी। बात समझ में आई? और ओमनीवोरस में तो अपन बात कर ही रहे हैं, अपन ओमनीवोरस ही हैं। और ओमनीवोरस के अंदर 6.5 मीटर की, लेकिन अभी कंपैरिजन किसका हो रहा है? ओमनीवोरस तो अपन दोनों खा ही पा रहे हैं, उनकी तो 6.5 मीटर लंबी है ही एक्चुअली, है ना, उसकी तो बात हो रही है। लेकिन अभी कंपेयर हो रहा था कि अगर कोई जानवर है, कोई एनिमल है, वो सिर्फ प्लांट खाता है, तो इसका अब तुम ये कंपैरिजन लगाओ कि इंसान से ज्यादा लंबी होगी इन हर्बीवोरस एनिमल्स की? ऑब्वियसली लंबी होगी, क्योंकि सिर्फ ये किस पे रिलाई कर रहा है? प्लांट्स पे। तो अपनी तो ऑब्वियसली इनसे छोटी होगी और कार्निवोरस से अपनी बड़ी होगी। समझ में आई बात? तो इस तरह से चीजें हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई कि हर्बीवोरस में क्यों लंबी होती है? सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको पचाने में ज्यादा प्रोसेसिंग लगेगी। तो जब ज्यादा प्रोसेसिंग लगेगी तो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंपेरेटिव एनिमल्स के लंबी होगी। ठीक है, तो एक बात ये हुई। फिर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड का सीक्रेशन होता है। लिवर के अंदर आपका था ये यहां पे गॉल ब्लैडर, ठीक है। और गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोर होता है जूस, दैट इज नोन एज बाइल जूस या सिंपली बाइल भी कहते हैं। और ये यहाँ पे आपका पेनक्रिया, ये पेनक्रिया रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। ये दोनों ही इस पॉइंट पे, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इस पॉइंट पे ये अपना सीक्रेशन देते हैं। लिवर जो कि गॉल ब्लैडर उसमें प्रेजेंट है वो देता है बाइल जूस, और जो पेनक्रिया है वो देता है पेनक्रियाटिक जूस। अब ये क्या काम करते हैं? बाइल जो लिवर के अंदर है अभी तक अपना फैट्स पे कोई एक्शन हुआ है? नहीं हुआ है। तो बाइल का जो काम होता है वो सिंपली जो
इमल्सिफाइड फैट्स हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फैट की उसको क्या करेगा, स्मॉल ग्लोब्यूल्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स मींस छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, बाइल जूस। तो अगर आपसे कोई कहे फैट पे सबसे पहले एक्ट कौन करता है, आपका बाइल जूस। और पेनक्रिया के अंदर अभी अपन 3 पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा ट्रिप्सिन सुना है, और क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक अमाइलेज और लिपेज, है ना। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, पहले इतना लिखो, है ना। तो समझ में आया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर्बीवोरस वाला वगैरह। क्या क्या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, अपने जो कॉम्पैक्ट स्पेस में इसलिए होते हैं एक्सटेंसिव कूलिंग के लिए। इसका मतलब क्या होगा, एक्सटेंसिव कूलिंग के लिए, एक्सटेंसिव कॉइलिंग मीन्स वो देखो देखो मान लीजिए एक लंबा तार है यहाँ से लेके वहां तक का, है ना। मैंने कहा एक तो इसको कैरी करना होता, तो एक तो तरीका था इसको सीधा पकड़ के ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ। एक मैंने क्या किया, अब बिजली का तार आते हैं, सिंपली कॉइल कर दिया, रैप कर दिया, फिर रैप कर दिया, रैप करने के बाद इतना सा हो गया। तो उसी तरह अगर बॉडी के अंदर इतनी लंबी इंटेस्टाइन को बिछाना होता और जगह, अब मान लो इतना, अभी इंसान, अभी मान लो अपन नॉर्मली इस मतलब एज हाइट के हैं नॉर्मली, है ना। अगर मान लो इतना लंबे को अगर मान लो कॉम्पैक्ट नहीं करते, मतलब बिल्कुल एकदम प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट नहीं करते, तो इंसान का साइज जानवर और भालू जैसे होते बड़े बड़े, है ना। और फिर क्या होगा, और दूसरी उसको कॉम्पैक्ट कर दिया तो वो इजीली स्टोर हो गया अपने एब्डोमेन में, भाई इतने से एरिया में पूरी की पूरी रैप हो गई, इसलिए बोलते हैं कॉम्पैक्ट कॉइलिंग। कूलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ कोई बात नहीं। अब लिखिए, कल कहां तक लिखवा दिया था आपको, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड थोड़ी लिखवाया था, हाँ लिखो, स्टमक तक लिखवा दिया था ना, यूलर्स इन द स्टमक। अब लिखिए द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, नहीं हाँ न्यू पॉइंट, उसी के कंटिन्यूएशन नीचे से, है ना, मतलब वही प्रोसेस डाइजेशन चल रहा है। लिखिए द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक, into the small intestine, full stop, the exit of food from stomach is regulated by स्पिंटर, वो स्पेलिंग लिखी, स्पिंटर मसल, ठीक है ना। कौन सी मसल है वहां पे, स्पिंटर मसल, which releases it in small amounts into the small intestine, which releases it in small amounts into the स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब एक साथ नहीं, धीरे धीरे पैकेट्स के फॉर्म, ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा का पूरा भेज दिया, तो वहां को भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का भी तो फिक्स स्पेस है ना, धीरे 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 धीरे, है ना। तो आगे लिखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे लंबा पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, फुल स्टॉप। इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग इन एन अडल्ट मैन, ठीक है। फिर नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, वो हर्बीवोरस वाला नोट लिखिए, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन
differs in various animals depending on the type of food they eat. For example, cellulose is a depending on the type of food they eat. For example, cellulose is a carbohydrate food which is digested with difficulty, full stop. So the herbivorous animals like cow which eats grass needs a longer small intestine to allow the cow which eats grass need a longer small intestine to allow the cellulose present in grass to be digested completely, full stop. On the other hand, meat is a food which is easier to digest so the carnivorous animals like tigers which eat meat have a shorter small intestine. हो गया। अब देखिए, अब अपन ने बात कहां तक कर ली कि बाइल आ रहा है। बाइल का एक काम तो मैंने आपको क्या बताया कि सिंपली बाइल क्या कर रहा है, फैट को रिड्यूस कर रहा है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, है ना, जो भी इमल्सिफाइड फैट है उसको रोक रहा है, तोड़ रहा है। और दूसरी चीज जो बाइल का फंक्शन है, अब मेरे को यहां से बताइए, यहां पे किसका एक्शन था, HCl का। तो यहां पे जितना भी खाना था, फूड प्रेजेंट था, वो किस मीडियम में कन्वर्ट हो गया, एक तरीके से एसिडिक। जो भी खाना स्टमक के थ्रू आया वो सब किस में हो गया, एसिडिक में। अब देखिए वो खाना एसिडिक मीडियम में है, अब लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे जो पेनक्रिया के जितने भी एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं। किस में काम नहीं करते हैं, एसिडिक। तो अब उसको क्या करना है, सिंपली अपन को अल्कलाइन बनाना है ना। तो अल्कलाइन मीन्स
मीन्स होता है कि वहाँ बेस, भाई उसको न्यूट्रल करना है ना आपको वापस, तो आप क्या करोगे, एक तरीके से आपको बेस देना पड़ेगा अल्कलाइन। तो क्या करेगा, जो बाइल है, बाइल का एक पर्पस तो समझ में आया कि जो इमल्सिफाइड फैट है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना है, और दूसरा ये है कि वो जो एसिडिक मीडियम से जो खाना आ रहा है बाय दी स्टमक, इट विल कन्वर्ट टू दी अल्कलाइन, ठीक है ना, तो उसको अल्कलाइन कर देगा। क्यों कर रहा है, ताकि जितने भी पेनक्रिया के आपका जो पेनक्रिया के जितने भी जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, वो उस पे एक्ट कर सके। अब पेनक्रिया में 3 एंजाइम है, एक तो है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, मतलब वो तो टोटल अपन जूस कह देंगे, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज, लिपेज, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है ना। तो अब देखो, जहां भी आपको अमाइलेज दिखे, आप ये याद रखो अमाइलेज किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पे। आपने पढ़ा था स्टार्च कन्वर्ट हुआ शुगर में, और हैं, हाँ वो लेकिन अपन यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, वो माल्टोज वगैरह अलग अलग चीजें हैं। मतलब सबसे पहले किसको कन्वर्ट किया था, और ये किसने किया था, सलाइवरी अमाइलेज। तो यहाँ भी नेम क्या आया था, अमाइलेज। अब इसको कन्वर्ट करना है शुगर को किसमें, मतलब उसकी जो फर्दर फॉर्म है, अब वो कौन करेगा, आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो अगर आपको अमाइलेज वर्ड याद रहे तो आप इजीली याद रख सकते हो, मतलब किसको कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो ये काम कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है लेकिन कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। अब बात आती है ट्रिप्सिन, कोई बताएगा क्या काम करता है, हाँ ट्रिप्सिन किसको करता है, अभी जैसे प्रोटीन अपन को फाइनली किसमें कन्वर्ट करना है, अमीनो एसिड्स में। तो अपन ने पहले एक एक्शन हुआ था, तब वो कंप्लीटली अमीनो एसिड में नहीं हुआ था, जो किसने किया था, पेप्सिन ने। तो अब जो ट्रिप्सिन है वो किसको कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन्स को, और किसमें करेगा, अमीनो एसिड्स में। और जो आपका लिपेज है वो क्या काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। अब यहाँ पे बाइल ने भी तो क्या काम किया, लेकिन बाइल ने भी तो फैट को ही कन्वर्ट किया। तो लिपेज क्या स्पेशल कर रहा है, वो जो टोटल इसका फैटी एसिड्स है, जो फैट्स किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड्स, तो उसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, आपका लिपेज। तो ये एक एक प्रोसेस, एक एक चीज क्यों हो रहा है कि भाई पहले एसिडिक था, फिर क्या हुआ, आपका अल्कलाइन मोड में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वो जो जूसेस हैं वो एक्ट करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले लिवर ने, जो बाइल ने, उसने फैट पे भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ 2 फंक्शन है, उसका जो मीडियम है उसको भी एसिडिक से अल्कलाइन में कन्वर्ट कर रहा है। फिर अपना अमाइलेज था, जिसने किसको काम किया, इसका काम किया ट्रिप्सिन ने, प्रोटीन पे किया, और लिपेज ने जो फाइनली आपका था क्या बोलते हैं, फैट्स, उसको कन्वर्ट किया फैटी एसिड्स में। फिर ये जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन के, फिर क्या होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है डाइजेशन की। अब ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ है खाना, तो डाइजेशन हो गया, क्योंकि अपन को अल्टीमेटली बनाना क्या था, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड, तो तीनों ही बन गए हैं ना। तो अब क्या होंगे, ये एब्जॉर्ब किए जाएंगे इसके अंदर ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक आपने वर्ड सुना भी होगा, और अभी अपन उसकी बात भी करेंगे, विलाई। इसमें क्या होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से, है ना, ऐसे। अभी मैं, चलो पहले इतना लिखो, फिर उस पर आगे चलते हैं। देखो बाइल जूस का काम ये है, सिंपली खाना इंटेस्टाइन से, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। यहाँ पे खाना जो आया वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में था, एसिडिक मीडियम में था, और यहाँ पे भी खाना जब आएगा तो एसिडिक मीडियम में ही तो आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेनक्रिया में जितने भी एंजाइम्स हैं, है ना, स्पेशली बात करूँ ट्रिप्सिन की, उसको वो एसिडिक मीडियम पे काम नहीं करता, मतलब इनएक्टिव मोड में होता है। तो क्या होगा, जो बाइल जूस है, जो कि गॉल ब्लैडर सीक्रेट कर रहा है, वो अल्कलाइन में है, तो वो क्या करेगा, इस एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देगा अल्कलाइन में सिंपली। तो पहला काम तो क्या हो गया कि उसको अल्कलाइन कन्वर्ट करना, और दूसरा काम बाइल के अंदर जो होता है बाइल जूस, वो क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट है उसको सिंपली फैट में भी, मतलब जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स है उसमें भी कन्वर्ट करता है, मतलब फैट में भी एक्ट करेगा, और किस पे काम करेगा, एसिडिक मीडियम को किस में कन्वर्ट करेगा,
इमल्सिफाइड मतलब फैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फैट की, उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में करेगा और फिर जो आगे लिपेज है वो उसको फाइनली फैटी एसिड में कन्वर्ट, हाँ हाँ, वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में करेगा और स्मॉल ग्लोब्यूल्स को वो किस में कर देगा, फैटी एसिड्स में। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप ये याद रखना। और ये कहाँ पे है, ये लिवर में है, ये लिवर के अंदर है ना, गॉल ब्लैडर है ना। वैसे अगर मैं बताऊं इस गॉल ब्लैडर को अगर किसी की बॉडी से निकाल भी देना तो भी कुछ होता नहीं है ना। बस ये है कि उसको थोड़ा घी वगैरह थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली काम किसको कर रहा है ना। बहुत जैसे आपने देखा होगा, किसी का आपने सुना होगा स्टोन हो जाती है तो बोलते हैं ना कि पित्त की थैली, इसको बोलते हैं हिंदी में पित्त की थैली, और गॉल ब्लैडर में स्टोन, या फिर कई कई आपने सुना होगा लिवर में स्टोन हो जाना। तो जिस लोगों के ये इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है ना, तो यूजुअली क्या करते हैं, इस गॉल ब्लैडर को ही बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना अगर मान लो इसके अंदर कोई चीज़ चली गई ना तो वापस बाहर नहीं निकल सकती। जैसे मान लो लिवर के अंदर कोई हुआ, किडनी में कोई स्टोन हुआ, तो वो तो क्या पानी आप ज़्यादा पीते हो तो निकल भी जाता है, क्योंकि अब ये तो एकदम आइसोलेटेड पार्ट है, इसके अंदर कोई भाई यहाँ से भाई ऐसा तो है नहीं खाना यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है फिर वापस ऐसा, ये तो खुद सीक्रेट करता है। तो अगर इसको हटा भी दोगे ना, हटा ही देते हैं यूजुअली है ना, हटा भी देते हैं, तो इस गॉल ब्लैडर को हटा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा डाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कम होता है, क्योंकि ये एसिडिक भी तो करता है, लेकिन हटा देते हैं। लेकिन कई जगह आजकल डायरेक्ट मान लो इसको मान लो उन स्टोन्स को तोड़ भी देते हैं ताकि वो निकल जाए। तो ऐसा कई चीज़ें करते हैं डॉक्टर। हाँ, लीवर तो एक ऐसा हील करता है बहुत तेज़ी से। जैसे मान लो किसी का लीवर मान लीजिए थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो वो हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत तेज़ है इस लीवर की। मुझे भी, मेरे को भी एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने बताया था कि जो लीवर अगर मान लो 100% में से 10% 90% ख़राब हो गया और 10% बचा है ना, और अगर प्रॉपर आप सही तरीके से हो तो वो 10% से वापस एक नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। इसी प्रॉपर्टी है लीवर की। मैं बोला गजब है। चलो लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉल इंटेस्टाइन in human beings is the site of complete digestion of food, complete digestion of food। तो इसको अंडरलाइन कर लेना ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके फूड तक, ताकि आपको याद रहे हमेशा। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कोई भी आपसे पूछ ले कंप्लीट, एक मार्क्स में बहुत बार पूछते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना। फूड में लिखिए ब्रैकेट में लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एज फॉलोज। और फॉलोज के नीचे ए लिखिए, ए करके कैसे कैसे काम करेगा उसकी बात करते हैं। ए में लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स the secretion of two glands। small intestine receives the secretion of two glands। फिर लिखिए उसमें डैश करके लिवर एंड पेनक्रियाज। इसमें लिखिए फिर पॉइंट नीचे, लीवर सीक्रेट्स, नहीं बी नहीं, इसी में ए में, लीवर सीक्रेट्स बाइल विच इज नॉर्मली stored in the gallbladder, full stop। bile is alkaline and contains salts which help to emulsify, or break the fats present in the food,
नीचे लिखिए इसके 2 फंक्शन है, एक अलग से छोटी सी हेडिंग डालो 2 फंक्शन, और फिर उसमें फर्स्ट लिखना, फर्स्ट पॉइंट डाल के कि पहला फंक्शन क्या है। 2 फंक्शन आपको पता ही है, पहला एसिड अल्कलाइन है क्या करेगा, एसिडिक, हाँ, और जो सेकंड है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। पहला लिखिए 2 फंक्शन में, फर्स्ट पॉइंट, हाँ गॉल नहीं, बाइल के फंक्शन है ना ये। फर्स्ट लिखिए मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, makes the acidic food coming from the stomach alkaline such that pancreatic enzymes स्पेलिंग आती है, pancreatic enzymes can act on it, pancreatic enzymes can act on it। सेकंड लिखिए bile salts break the fats present in the food into small globules मीन्स होता है सिंपल पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देना, ताकि इजीली जो पेनक्रियाटिक आपके एंजाइम्स है लाइक लाइपेज वो उस पे एक्ट कर सके, ठीक है ना। स्मॉल ग्लोब्यूल्स मेकिंग इट easy for enzymes to act and digest them, तो ये बात हो गई अपनी किसकी, लिवर का जितना भी काम है, जो कि लिवर का काम था कि सिंपली इसके अंदर जो गॉल ब्लैडर है वो क्या निकाल रहा था, बाइल जूस निकाल रहा था, एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर रहा था, और सेकंड क्या कर रहा था, जो इमल्सिफाइड सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर, सिंपली बाइल जूस के अंदर क्या सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट्स ही उसे ब्रेक करते हैं, है ना। तो सॉल्ट्स ने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, एक इमल्सिफाइड सॉल्ट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। अब आगे लिखिए पेनक्रिया के बारे में, हाँ बी लिख लीजिए या फिर नेक्स्ट, हाँ बी चलो अगला है, अभी मैं बी अगला बताऊंगा, अभी उसी में लिखो, क्योंकि अभी लीवर एंड पेनक्रिया की तो बात हो रही थी ए में, तो अभी पेनक्रिया खत्म कहाँ हुआ है, ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, पेनक्रिया सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस which contains digestive enzymes like pancreatic amylase, trypsin and lipase। एक वो बंद करना, लाइक पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज लिख लिया। फिर लिखो द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक्स डाउन दी स्टार्च, कॉमा the enzyme trypsin digest the proteins, and the enzyme lipase break down the emulsified fats, ठीक है। अब लिखिए बी, जो आपने एक लिखा था ना, अब लिखिए बी। तो
अपना खाना जो अपना फूड था, मुझे बताइए डाइजेस्ट हो गया है ना, मतलब जो अपन बनाना चाहते थे एब्जॉर्ब नहीं हुआ है लेकिन हो गया है, मतलब ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, सॉरी हाँ ग्लूकोज में, फैट्स किस में कन्वर्ट हो गया आपका, फैटी एसिड में, प्रोटीन जो एमिनो एसिड में। तो ये जितने भी तीनों के तीनों हैं ये क्या है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल मींस आपके ब्लड के साथ ये मिल सकते हैं इजीली। तो आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बी, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स तो फैट्स है, वो आपका क्या होता है, फैटी एसिड, प्रोटीन्स क्या काम देता है, आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी बोन्स के लिए। फैट्स क्या काम कर देता है, फ्लूइडिटी देता है, जैसे फ्लूइडिटी बॉडी के पार्ट्स को चाहिए फैट्स में, जैसे मान लो है ना घी सिंपल क्या करता है, एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है ना, और भी घी भी एनर्जी देता है और आपकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए चाहिए। एनर्जी तो ग्लूकोज ही देगा, जो आपको एनर्जी बोलते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ऑब्वियसली, है ना सभी। जैसे मान लो अगर आप मिल्क भी लेते हो तो भी इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आपने कभी भी देखना, कोई भी आप कोई भी कोई सामान लेके आते हो ना तो उसमें देख पढ़ना, जैसे बिस्कुट का एक पैकेट लेके आओ बिस्किट का, उसमें लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट दिस परसेंटेज पर 100 ग्राम, है ना, कि मान लीजिए 100 में से 28 ग्राम इतना, आप प्रोटीन कितना, फैट्स कितना। हाँ KCAL, हाँ अच्छा KCL, ये KCL होता है किलो कैलोरी। देखो ये भी क्या होता है ना, अभी एक टर्म बड़ी यूज होती है, जैसे मान लीजिए जो लोग थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग करते हैं ना, तो क्या होता है ना, उनको खाना भी बड़ा समझ के खाते हैं कि लाइक यार 2000 कैलोरी मेरे को इंटेक, डाइटिंग सिर्फ वो जो पतला होना वो नहीं, और जैसे आप विराट कोहली है, जितने भी सेलिब्रिटीज है, तो ये अपनी तरह नहीं है, बस ऐड तो भले मान लीजिए जो भी सेलिब्रिटी आती है, आलिया भट्ट ऐड कर रही है कि वो कौन सा पीने का करती रहती है, कुछ चॉकलेट खा रही है, ऐसा कुछ आता है ना टीवी पे, मैं टीवी नहीं देखता तो मतलब लेकिन पता है मेरे को, है ना, वो कोई बिस्किट का ओरियो करते रहता है। ये इवन लोग टच भी नहीं करते हैं इसे, क्यों, क्योंकि इसमें इनकी डाइट प्लान होता है कि हमें एक दिन में मात्र 2000 कैलोरी ही इनटेक करनी है, लाइक सपोज, है ना 2000, और आउटटेक इनका जो भी प्लान है कि भाई इनको अगली मूवी में कैसी बॉडी चाहिए, पतला चाहिए, लीन चाहिए। अब आप लोगों को बढ़िया आलिया आके पी गई, बच्चे बोले यार ये तो अपनी हीरोइन है तो ये तो सही बोलेगी, तो ऐसा होता नहीं है ना। तो कैलोरी मीन्स होता है एनर्जी की यूनिट होती है, कैलोरी किसकी यूनिट है, एनर्जी की। तो अपन जैसे मान लो कोई भी फूड खाते हैं उससे एनर्जी मिलेगी। लाइक मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अभी मतलब मेरे तो कहना है मेरी बॉडी डायनेमिक है, मैं इजीली जैसे बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ ना बहुत जल्दी कर सकता हूँ। अभी आपने देखा होगा जब आया था थोड़ा सा पतला था, अभी थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है ना, तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, है ना। तो क्या बस मैं तो ऐसा करता रहता हूँ चेंज, है ना। और भाई लूज करना है तो जैसे भी मैं पहले अभी लास्ट 2014 में मैं 63 kgs का था, और अभी अगेन 2014 मतलब मैं जब सेकंड ईयर में था कॉलेज के, और अभी अगेन वापस 63 पे मैं पहुंचा। मतलब वैसे मतलब ज़्यादा नहीं होता वेट मेरा कभी, लेकिन उतना कम करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो सिंपली वहाँ पे क्या होता था ना कि मैं फैट्स वगैरह तो बहुत नॉर्मल लेता था, बहुत चलता था, क्योंकि मेरा जो एकेडमिक ब्लॉक था वो 1.5 किलोमीटर था, तो 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर दे, और शाम को मेरा फिक्स। अभी मैं आपकी क्लास लेने के बाद भी रोज़ घूमने जाता हूँ, ड्रेस चेंज करके अपना 3-4 किलोमीटर में रोज जाता हूँ अभी जो है ना, फिर 7 बजे आता हूँ, तो वो 4-5 किलोमीटर का वो तो मेरा रोज फिक्स रहता ही है। तो इतना चल रहे हैं, और फिर वहाँ पे भाई घर पे तो क्या आता है, पर घी भी खा ले, मतलब जितना मिलता है वहाँ पे लिमिटेड खाते हो ना आप, तो उससे बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो मैं सोचा बड़ी जल्दी चीज़ें हो गई। तो वो ये कि आपका न्यूट्रिशन है, तो आप कितनी एनर्जी, जैसे मान लो मैं एनर्जी ले रहा हूँ 2500 कैलोरी और मैं बर्न कर दे रहा हूँ 4000, तो मेरे में डेफिसिट कितने का हो गया, एक दिन में 1500 कैलोरी का डेफिसिट हो गया। अब वो 1500 कैलोरी डेफिसिट है, तो अभी आपने पढ़ा एनर्जी, जो एक्सेस एनर्जी वो स्टोर हो जाती है, स्टोर फैट्स की फॉर्म में होती है, जैसे फ्लैट्स खाते हो ग्लिसरॉल होती है, और एटीपी अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। एटीपी की फॉर्म में अपने बॉडी पार्ट्स में अलग अलग, जैसे मान लो आप बोलते हैं ना कि मेरे थाइज में फैट है, स्टमक में, एब्डोमेन में फैट आ गया, वो क्या है, एनर्जी है। और एक आपकी जो बॉडी आपने मतलब जितनी आपको चाहिए तो उससे आपने ज़्यादा तो ली, तो फिर वो एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। फिर अपन मोटे होने लग जाते हैं, फिर अपन लगता है मोटा हो गया, है ना। और फिर अपन एक वीडियो देखते हैं हाउ टू मेक एब्स इन 10 डेज। तो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है, 10 दिन में नहीं होता ऐसे, है ना। तो वो स्टोर हो रही है चीज़ें, मतलब कोई है ना, कोई मतलब मान लो कोई थोड़ा बहुत मोटा है तो कहते भाई तू मोटा थोड़ी देर तो एनर्जी स्टोर है ना। तो फिर आप वर्कआउट करते हो तो आपकी कैलोरी क्या हो रही है,
मतलब आप रोज का वर्कआउट कर रहे हो 4000 कैलोरी का और आप इनटेक कर रहे हो 2500 का, तो हर दिन की 1500 डेफिसिट है, कमी है, तो वो 1500 कहाँ से लेगी बॉडी? ये जो आपके स्टोर है बॉडी पार्ट्स में अलग अलग, हाँ, तभी तो वो बर्न होती है कैलोरी, फिर बर्न होती है, फिर आप लीन होने लगते हो ऑब्वियसली। और फिर अगर मान लो आप अपनी कैलोरी मतलब वर्कआउट मतलब जितना आप खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा इनटेक करोगे तो आप मोटे होगे ऑब्वियसली। हाँ, कैलोरी का मतलब एनर्जी की यूनिट है। एक चपाती लमसम 100 कैलोरी तक देती है, 100 है ना, 100 के आसपास ऐसा कुछ यूनिट होती है, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कितना क्या क्या होता है, तो ये डाइट प्लान होता है। तो किलो कैलोरी समझ गए कि आप एक बिस्किट खाओगे तो उससे आपको, मान लीजिए आपने एक छोटा 5 रुपए का बिस्किट लिया तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कितनी कैलोरी, शायद वो 10 रुपए का आपको 100-150 कैलोरी दे देता होगा, तो आपने 100-150 कैलोरी चली गई है पेट, तो मतलब और फिर मान लो मतलब ये बहुत ज़्यादा वो हो गई कॉम्प्लेक्स। इतना अपन नहीं सोचते, अपन को सेलिब्रिटी थोड़ी हैं, अपन तो नॉर्मल लाइफ में है ना, बस ठीक है फिट रहो और खेलो कूदो बस, और क्या है ना। तो इतना सोच के थोड़ी खाया जाएगा ना, खाना है जो खाओ, हाँ कभी कभी चलता है, इतना कुछ नहीं होता है ना। और वेट मैं तो जैसे मैंने पर्सनली तो मैं तो पहले था ही ना 9th तक, आपको बताया था, तो मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है ना तो इन कामों में। चलो लिखो, हाँ लिखो, बी लिखवा रहा था ना मैं, हाँ बी में लिखो, वो लीवर और पेनक्रिया का काम खत्म हो गया। अब लिखिए बी में, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो जो फाइनली जो ये सब चीजें बन गई हैं आपका अमीनो एसिड, अब इसको फाइनल जो प्रोसेस करेगा वो कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो निकलता है इंटेस्टाइनल जूस, तो इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स निकलते हैं और ये जो जितना भी अभी ये इसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ये कौन करेगा अब आगे? इंटेस्टाइनल जूस, मतलब कुछ थोड़ा बहुत बच भी गया तो बाकी का सारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस निकल रहा है इंटेस्टाइनल जूस वो काम करेगा। अब इसमें लिखिए, इसी में डैश लगा के लिखिए, द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स ए नंबर ऑफ एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स ए नंबर ऑफ एंजाइम्स which complete the digestion of complex carbohydrates को किसमें कन्वर्ट कर देगा? इनटू ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से किसमें कन्वर्ट कर दो? अल्टीमेटली किया क्या अपन ने? शुरुआत में अपन ने कॉम्प्लेक्स ही तो लिया था, अब फाइनली किसमें कन्वर्ट कर दिया? शुगर, है ना, सॉरी ग्लूकोज, है ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कॉमा प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एक जो फैट्स का होता है, फैटी एसिड्स तो आपने पढ़ाई है, और ग्लिसरॉल भी जो फाइनल होता है उसको ग्लिसरॉल की फॉर्म में भी फाइनली वो कन्वर्ट किया जाता है, तो ठीक है ना। GLYCEROL ग्लिसरॉल। हाँ कैसे? नहीं कर सकती ना, इसलिए तो ये प्रोसेस हो रही है। अभी आपको मैं बताऊं, आपने हॉस्पिटल में जाते हो तो आपके ड्रिप चढ़ती है, देखा होगा कभी तो हॉस्पिटल में गए हो, कोई मम्मी पापा या कोई बीमार हुआ होगा, आप खुद भी हुए होंगे कभी गिरे पिरे, तो आपके ड्रिप चढ़ाते हैं। तो ड्रिप में होता क्या है? सिंपली ड्रिप के अंदर क्या होता है, आप बोलते हैं ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दो। इसका मतलब क्या होता है? आपने कभी ऐसा नहीं कहा चपाती की ड्रिप चढ़ा दो, मतलब जो वो ड्रिप चढ़ रही है वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड फॉर्म में, इसलिए उसको डायरेक्ट किस में डाला जा रहा है? आपकी
ब्लड में, वेन्स के थ्रू ब्लड में, मतलब डायरेक्ट वो अपन ने क्या किया, बाय द हेल्प ऑफ जितनी भी प्रोसेस है केमिकल फैक्ट्रीज में, उसको मतलब जो फूड है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, डायरेक्टली ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज एक तो होता है कि आप खाना देते, अब बीमार आदमी है जिससे मतलब मरने की हालत में है, अब वो खाना चबाएगा, बोले कि खाना खा खाना खा। तो ये जब इन्वेंशन हुआ, क्या छोटा इन्वेंशन था क्या, बहुत बड़ा इन्वेंशन, कि यार इसको अल्टीमेटली बॉडी को हमको समझ में आ गया कि क्या चाहिए, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो क्यों ना हम कि जो पेशेंट्स लोग हैं जो खाना नहीं खा पाएंगे उन लोगों को क्या डायरेक्ट ही ग्लूकोज क्या वाटर सॉल्यूबल भी, और डायरेक्ट अगर ब्लड में डालोगे वेन्स के थ्रू नसों में, तो सिंपली वो आपकी बॉडी को क्या देने लगेगा, एनर्जी। तो आपने देखा होगा वो जैसे मान लो कोई फैमिली मेंबर आपकी भी मदर या फिर कभी कोई रहा होगा लाइक कोई छोटे मोटे भी, तो 5-5 6-6 दिन अगर कोई एडमिट है तो उसको कभी खाना खाता है, बहुत ही रेयर, कोई 1 बिस्किट 2 बिस्किट खा लिया, चाय पी लिया ना मैक्स, वो भी अगर वो नॉर्मल में, अगर मान लो नॉर्मल वार्ड होता है, आईसीयू वार्ड होता है, नॉर्मल वार्ड में थोड़ा बहुत, तो आप वहाँ पे उसको भूख ही नहीं, बोलते भूख नहीं लग रही, आप बोलते अरे खा लेना थोड़ा सा, तो बोले नहीं नहीं मेरे को तो भूख ही नहीं, मतलब जो भी पेशेंट है वो ऐसा क्यों बोलते, क्योंकि उसको तो एनर्जी मिल ही रही है, उसको भूख क्यों लगेगी, भूख तो जब लगेगी जब मान लो हाँ थोड़ा सा एक पेट खाली का वो एहसास जरूर होता है, लेकिन उसको एनर्जी मिल ही रही है, डायरेक्ट अपन ने ड्रिप लगाई और नस में डाल दी, और वो अपन क्या दे रहे हैं, ग्लूकोज। तो चाहते तो फिर कार्बोहाइड्रेट को, मतलब कार्बोहाइड्रेट रोटी लेते या फिर आटे को बिल्कुल मिक्स करते और एक लिक्विड बना लेते फिर चढ़ा देते, तो क्या वो बॉडी डाइजेस्ट कर पाती, नहीं कर पाती ना। तो अपन को क्या चाहिए, वाटर सॉल्यूबल चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो ग्लूकोज है ना। तो इसी तरह जैसे प्रोटीन्स की भी इस तरह से आपने देखा होगा, ये जो जिमिंग विमिंग करते हैं ये लोग, कई लोग इंजेक्शंस लेते हैं बहुत सारे, है ना, मैं भी वो नाम भूल गया गलती से, मैं कैसे भूल गया, वे प्रोटीन होता है एक तो, और एक होता है स्टेरॉइड्स, है ना। स्टेरॉइड्स तो ये बहुत ही घटिया केमिकल है ये ना, जो भी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के अननेचुरल वे है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो क्या होता है ना कि जो लोग बॉडी वॉडी बनाने का बड़े शौकीन होते हैं, मेरे को जिम बड़ा पर्सनली ना मेरे को बड़ा बोरिंग लगता है, मुझे स्पोर्ट्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मुझे खेलने में मजा आता है, एक टीम स्पिरिट होती है, टीम जो भी बनता है भाई, चाहे बैडमिंटन हो चाहे बास्केटबॉल हो। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग जाते हैं भाई शो अप, भाई अल्टीमेटली आपको क्या वो बड़े बड़े डंबल दिखाना है, और भाई ऋतिक रोशन में भी 6 एब्स बनाए थे, शाहरुख खान ने बनाया था, मैं भी बनाऊंगा, तो ऐसे पागलों की तरह चल जाते हैं। और ये आजकल बड़े सोशल मीडिया में फर्जीवाड़ा तो है ही, तो दुनिया कैसे चल जाती है भाई। जैसे मान लो कोई, अभी आप समझदार रहना है ना, तो क्या होता है एक एज होती है ना ऐसा, तो फिर अपन जाते हैं, बोले कि जिम वाला को भैया ऐसा इतना मोटा पेट लेके के भैया 6 तो मेरे को एब्स चाहिए, ये बोले भैया बनवा देंगे। तो उसने दुकान, आपको जिम वाले ने कहा भैया बन जाएंगे आपके ऐप 2 महीने के हैं, आप तो रुपए सबमिट कर दो 15,000 और आपकी हम बॉडी बनवा देंगे। तो फिर वो क्या करते हैं कि मान लो कोई पतला बच्चा, वो पतले को भी, अब तुम भी इसमें फंस सकते हो, तुम सोचो मेरे को तो जल्दी से मोटा होना है, अरे 10th में सब पतले ही होते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं। अभी क्या आपकी एज बढ़ रही है ना, तो हाइट बढ़ रही है, बहुत जल्दी से हाइट बढ़ी होगी आपकी शायद 9th में, है ना। तो क्या हो गया, तो फिर लोग इस टाइप, तो उनको क्या बोलते हैं, वो वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन मतलब डायरेक्ट जो प्रोसेस प्रोटीन है वो उसने इंटेक कर लिया, है ना। अब प्रोसेस प्रोटीन सबसे पहले तो पेट उसको पचा नहीं पाता इजीली, और जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स ले लिया, स्टेरॉइड्स लेने के बाद क्या बड़ी बड़ी एकदम से, स्टेरॉइड्स क्या होता है ना, आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी दे देता, मतलब जैसे मान लो आप पहले 5 आप रिपीटेशन कर रहे थे कोई भी एक्सरसाइज, अब आप 50 करोगे, 50 करने के बाद आप लगोगे वाह यार क्या एनर्जी आ गई है स्टेरॉइड, फिर आप लेने लगोगे, फिर आपकी फिर बॉडी में भी भाई फर्क तो दिखेगा ही ना, आप 50 कर रहे हो। लेकिन हर मसल की अपनी कैपेबिलिटी है, जैसे ही आपने वो स्टेरॉइड्स को छोड़ा 1.5-2 महीने बाद, फिर क्या करेगी आपकी बॉडी, भाई आप एक तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल इंपैक्ट करेगा कि आप 50 कर पा रहे, अब आपसे 5 ही नहीं हो रहे हैं, तो आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, फिर आप क्या हो जाएगा, उसके आदी हो जाए। और फिर जैसे आपने मान लो 1-2 साल बाद, फिर वो क्या करेगा, एक तरीके से नशे की तरह होता है, वो पूरी बॉडी को मतलब पूरा सुखा देगा। मतलब मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे लोगों की बड़ी जल्दी से बॉडी बन गई, और फिर बाद में जैसे उन्होंने छोड़ा, वो पूरी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसे एकदम मतलब लूज सा हो गया, मतलब ऐसे लटक गए, फैट्स आ गया, मोटे से हो गए, है ना। तो ये सब अननेचुरल वे हैं। तो कभी भी किसी भी काम को करने को, भाई ये भी नो डाउट, कोई भी काम आपको फिजिकल फिटनेस बनाने में कोई ऐसा नहीं है ना, एक लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब फिटनेस तो। और कभी शॉर्ट वे मत अपनाओ, कोई भी काम का हो तो जो शॉर्ट वे अपनाते हैं, फिर ये अभी ये जो जैसे टाइगर श्रॉफ है, ये सब जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, क्या एक दिन में बॉडी, कब से मार्शल आर्ट्स कर रहा है बंदा, है ना, और आपको चाहिए मैं इतना पेट लेके गया हूं और मेरे को तो 6 एब्स 2 महीने में चाहिए, और आपने 1500 रुपए देके, ये सब ऐसे नहीं होता। इनके पास करोड़ों के ट्रेनर हैं, करोड़ों के रुपए देते हैं उनको ट्रेनर्स को, इनके पास A1, और आप ये 200 रुपए का वे प्रोटीन घटिया सा लेके और आप बॉडी बनाने चले हो, तो ये सब अननेचुरल वे है ना। तो इन सब पे कभी भी ट्राई मत करो, है ना। ठीक है, समझ में आई बात, तो लिखो आगे।
कहाँ तक हो गया, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स ऑफ डाइजेशन converts the large and insoluble food molecules into small water soluble molecules। ठीक है, तो अपन ने जो पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे जो कि इनसॉल्युबल थे, अब उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, छोटे और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ताकि आपके ब्लड में, तो ये जो प्रोसेस था वो आपका क्या कन्वर्ट हो गया, डाइजेशन का कंप्लीट हो गया। अब अपन जल्दी से करेंगे, अपन को फटाफट कंप्लीट करना है इसे। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हो गया, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एब्जॉर्प्शन, थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट हो गए ना, ये बायो का नहीं, पूरी 10th का सबसे बड़ा चैप्टर है, पता है, लाइफ प्रोसेस सबसे बड़ा, आपने भी शायद पढ़ा होगा तो फील किया होगा, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, और बायो के सारे छोटे छोटे हैं। और इसमें लिखना भी तो रहता है ना काफी, नो डाउट। मैंने भी बायो ली थी, पलायन कर गया, अच्छा हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या कर रहा था आज। मतलब एक छोटे से स्टेप से पूरे नज़ारे चेंज हो जाते हैं ना। अब देखो, एब्जॉर्प्शन मींस जो आपने खाना खाया है वो क्या हो, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा, आपको क्या दे, एनर्जी। अल्टीमेटली आपका एम यही तो है। तो खाना एनर्जी कैसे देगा, वो अपन बात करें। सबसे पहले अपने वो वाटर में एब्जॉर्ब हो, वाटर मीन सॉरी ब्लड में एब्जॉर्ब होना चाहिए। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर निकला नहीं, भी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसमें इंटेस्टाइनल जूस हुआ और ये हो गया आपका डाइजेस्ट। अब क्या करना है, इसे अपन को एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बड़ी अच्छी फीचर ये है कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है विलाई का। विलाई क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी सिंपली जैसे इस तरह से होती है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि विलाई इस तरह से एक प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरह से होते हैं थोड़े थोड़े। ये क्या करते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, और ये इसकी वॉल्स पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए, अब देखो क्या होता है कि ये विलाई का काम क्या होता है, ये खाने का जो फूड सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं इसको क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, अब मेरे को आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको इस कमरे में झाड़ू लगानी है तो एक तो झाड़ू क्या करो, आप एक सिर्फ उसका एक डंडा निकालो और उसे झाड़ू लगाने लग जाओ, और आप वैसे ही 1000 डंडों को एक साथ मिक्स कर दो और फिर झाड़ू लगाओ। किसमें इजीली निकल जाती है, 1000 डंडों में। और अगर आप, और दूसरा तरीका ये था कि आप वो इतना मोटा लेने, मतलब आपने अलग अलग पार्ट्स लिए ना, आप सिंगल ही पार्ट ले लेते तब भी निकलती इजीली। सिंगल में नहीं निकलती, अलग अलग पार्ट में निकल। अलग अलग पार्ट जब भी आप लेते हो तो क्या होता है, जो सरफेस कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। ये तो आप समझ पा रहे हो, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा ना कि इस जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को जो एब्जॉर्ब करने का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एक तो ये होता कि सिंपली इस तरह से होता, सिंपली अब ये एक्ट हो रहा है खाना, ये यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब करना था, है ना। अब ये थोड़ा बाहर आया और फिर खाना इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, इधर से भी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसके अंदर क्या हो गया, जो सरफेस एरिया है ओवरऑल इंटेस्टाइन का वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब सरफेस एरिया किसी चीज का बढ़ जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करना इजी होता है या हार्ड होता है, इजी होता है। तो ये जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स है ये क्या करते हैं, सिंपली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये थोड़े बाहर उभरे हुए होते हैं, और ये क्या करते हैं, खाने को जो एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस है उसको, खाने की जो एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं बाय द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ऐसे होते हैं कि ऐसे होते हैं, कैसे, हाँ, जैसे मान लीजिए ये है, समझ गए,
मतलब भाई इंटेस्टाइन तो दो तरीके से है ना, अंदर है, अंदर ही होंगे, बाहर तो कैसे होंगे, है ना। तो ये अंदर से फिर जैसा मान लीजिए ये ब्लड है, ये ब्लड बह रहा है और ये इजीली यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और भाई जहाँ भी जो बॉडी पार्ट्स है सेल्स को देना है, तो ये विलाई की वजह से ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या करते हैं, जो डिफरेंट सेल्स हैं वहाँ पे इसको भेजते हैं, और डिफरेंट सेल्स में जो प्रोसेस है रेस्पायरेशन की, अभी रेस्पायरेशन का अगला टॉपिक है। रेस्पायरेशन मीन्स होता है कि अपन ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, और जो आपका फूड है, जो ग्लूकोज है, वो मिलके आपको क्या देगा, एनर्जी देगा, और CO2 जो प्रोडक्ट से मुताल्लिक चीजें वो निकलेंगे, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। मेन इंपॉर्टेंट डाइजेशन था थोड़ा बड़ा, तो एब्जॉर्प्शन में लिखें, आ गया, चलो लिखो। आफ्टर डाइजेशन the molecules of food become so small that they can pass through the walls of the small intestine, through the walls of the small intestine, ब्रैकेट में लिखिएगा, which contain blood capillaries। अब ये blood capillaries क्या है मैं बताता हूँ। which contain blood capillaries मतलब ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को जो दिख रहा है, वो उसका जो ऊपर वाला एरिया, वहां से क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज का मतलब होता है, सिंपल हिंदी भाषा में बात करूं, नसें। इस तरह से है ना, यहाँ पे एक कैपिलरीज कनेक्टेड होती है भाई, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद जाएगी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। तो आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन, जो अपन पढ़ेंगे, जो पूरे बॉडी के अंदर सिस्टम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किसके थ्रू, वेन्स, और आपने पढ़ा होगा कैपिलरीज, तो कैपिलरीज की मदद से ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना भाई। आप इसको भेजोगे, ये एब्जॉर्ब किसके थ्रू होगा, फिर भेजेगा तो कैपिलरीज ही ना, तो ब्लड कैपिलरीज लिखिए। फिर नसें, वेन्स, इनका अलग अलग काम होता है। अभी क्या है ना कि ये इसके भी मैं बताऊंगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी बॉडी के अंदर, भाई मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो उसका अलग काम होता है कि कैपिलरीज कौन सा काम करती है, वेंट, है ना, अलग अलग वो बात करेंगे। अभी आप सिंपल रखो कि ये कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी मतलब जो खून का जो ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन वो है, ठीक है ना। कैपिलरीज ब्रैकेट बंद, एंड go into our blood, this is called absorption, ठीक है। फिर इसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, the small intestine is the main region for the absorption of digested food, full stop. The inner surface of small intestine has millions of tiny finger like projections, फिंगर की फॉर्म्स में ना बाहर निकले हुए छोटे छोटे टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड villi, full stop. The presence of villi gives the inner walls of the small intestine a very large surface area. Inner walls of the small intestine
a very large surface area and the large surface area of small intestine and the large surface area of small intestine helps in rapid absorption of digested फूड। ठीक है, तो ये है रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो थर्ड पॉइंट हो गया कवर, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या था? एसिमिलेशन। फरहान, नाइट्रेट, राजू, लाइजेशन, वो था ना एक। कुछ समझ में ना आए सर, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। ये याद रखना, काम आएगा, लिटरली बहुत काम आएगा सच में। सर यू नो सर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाइवा होता था ना, सर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। बोला अच्छा इतना इंपॉर्टेंट है? बोले यस सर। हमारा एक क्या रहता था, हम इंजीनियरिंग में थे ना, तो हमारा एक मेरा एक फ्रेंड था, तो वो मतलब मेरे आगे एक मेरा फ्रेंड बैठता था कालूराम जोशी, और पीछे एक बंदा बैठता था कमलेंदर, मतलब मेरे से थोड़ा सा नाम सिमिलर था उसका। तो फिर उसके आगे एक गर्ल बैठती थी, उसके पीछे एक गर्ल बैठती थी, है ना। तो मैं दोनों लड़कों के बीच में था इंजीनियरिंग में, है ना। मेरा रोल नंबर 17 हुआ करता था। तो आगे वाले बंदे की अच्छी आदत ये थी कि एग्जाम में बैठे हैं तो वो पूछता ऐसे था, कमल, मतलब वो क्या कहता कि उसका अपना खुद का काम था, उसको ये था कि इंजीनियरिंग बस पास करनी है, कभी बैक नहीं आनी चाहिए, कभी फेल नहीं होने चाहिए। बैक बहुत भयंकर आती थी ना। और पीछे वाले का था उसको कुछ समझ में नहीं आता था इंजीनियरिंग में, तो वो ऐसे उससे वो मतलब एग्जाम में मेरे से पूछता था। एक तो एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं था कि आप किसी को बताओ। बोलता कमल, बोले हाँ। बोले यार ये जैसे सपोज आया क्वेश्चन कि व्हाट इज सर्किट, है ना। मैंने देख सर्किट में क्या होता है, एक लूप होता है और उसके अंदर करंट फ्लो होता है। बस मैं उसको हिंदी में बोल देता था, वो अपना ज्ञान लिख लेता। फिर जैसे मान लो सपोज को डायग्राम दिखा दे एक बार, वो ऐसे मैं बोलता मैं तो नहीं दिखा रहा, तेरे को देखना है तो देख ले। पीछे मुड़ता, हाँ हो गया हो गया। और पीछे वाला पूरी कॉपी दिखा मुझे, तो मैं तो नहीं। बोले कि भाई की दोस्ती खत्म हो जाएगी। मैंने बोला भर तू दोस्ती खत्म हो जाएगी। मैं बोला कि बोले मेरे को इंग्लिश बनानी नहीं आती। मैं बोलता था कि अरे सर्किट के अंदर लूप होता है, वो सर्किट हो। अरे नहीं इंग्लिश नहीं आती मेरे को, पूरा बता। भाग पागल आदमी, मेरी वो कॉपी करवाएगा। मैंने ना जीवन में कभी चीटिंग नहीं की आज तक, मतलब वैसे वाली, मतलब वो फर्रे वर्रे लेके जाते हैं ना। एक बार मैंने लेके गया था, 6th स्टैंडर्ड में था। वो कवि के नाम होते हैं ना, कवि के नाम में यहाँ लिख के ले गया था, और मैं जिंदगी में पहली बार लिख के लेके गया और मुझे पकड़ लिया। तो पकड़ लिया तो फिर तो ऑब्वियसली कभी कोई चीटिंग करेगा ही नहीं। मैं फेल हो जाना मंजूर था, नहीं छोड़ यार चीटिंग क्या करनी। एसिमिलेशन मीन्स सिंपली एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, जो भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उस पे आपकी जो फूड है, जो एनर्जी है, उसको ट्रांसफर करना क्या कहलाता था, अपना एसिमिलेशन। ताकि वहां पे कोई बॉडी, जैसे मान लो कोई सेल को डैमेज हो चुका है तो उसको रिपेयर के लिए एनर्जी चाहिए, तो वहां पे पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है फूड का, वो बाय द हेल्प ऑफ किसके थ्रू होता है, एसिमिलेशन। मान लीजिए कहीं पे एनर्जी का लैक है तो वहां पे पहुंचाना, कहीं पे है ऑलरेडी तो वहां नहीं पहुंचाना। तो इस टाइप के जितने भी डिसीजन होते थे वो एसिमिलेशन में होते थे। और फिर अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता था, दैट इज इजेशन में क्या होता था, जितना भी एनर्जी, जितना उसको वो यूटिलाइज कर सकता था बाय दी, अभी अपन किडनी में भी पढ़ेंगे, मतलब बहुत प्रोसेस होती है भाई। वो क्या करता है अल्टीमेटली, अपना जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करता है। तो प्यूरिफाई क्या करता है, मतलब आपकी एनर्जी को निकालना चाहता है। मतलब आप जैसे मिक्सी में घुमाते हो ना, एक बार निकाल लिया, फिर घुमाया कि कुछ बस तो नहीं गया कहीं जूस, फिर घुमाया, तो इतनी हजारों नेफ्रॉन्स होते हैं, तो वो उसको बार बार फिल्टर आउट करते रहते हैं, और फिर फाइनली जो वेस्ट बढ़ता है वो फिर एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये अपना प्रोसेस था एसिमिलेशन का, इजेशन का। तो फटाफट एसिमिलेशन में लिखिए, जल्दी लिख लो, सर आने वाले होंगे। द ब्लड कैरीज, एसिमिलेशन में द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड dissolved food, carries digested and dissolved food to all the parts of the body,
parts of the body where it becomes assimilated, all the parts of the body body where it becomes assimilated as parts of the cells, assimilated हाँ assimilated मतलब कैसा है LTED बस आइवन as a parts of the cells. This assimilated food is used by the body cells for obtaining energy as well as for ग्रोथ एंड रिपेयर. ग्रोथ और रिपेयर भी तो चाहिए बॉडी को, ठीक है. ग्रोथ एंड रिपेयर. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रोथ एंड रिपेयर. द डाइजेस्टेड फूड which is not used by our body immediately, the digested food which is not used by our body immediately is stored. अब ये जो यूज नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा? फैट्स की फॉर्म में स्टोर होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिवर. कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर में. हाँ, लिवर का काम होता है. आप देखते हो कि जैसे जो भी फैटी पर्सन उसका लिवर बढ़ता जाता है. लिवर बढ़ेगा तो स्टमक का साइज तो इंक्रीज होगा ही ना, तो लिवर में स्टोर होगा. फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोर होता है. भाई लिवर भर गया, अब कहाँ जाएगा? फिर दूसरे पार्ट्स में जाएगा. इस तरह से फैट्स जो, हाँ लिवर अपने, हाँ जैसे मान लीजिए ये अपना ट्रैक है, अपना स्टमक किधर आया? इस साइड, तो इसके ये इधर, मतलब इसके थोड़ा ऊपर की तरफ होता है ना, वहां पे देखा था ना अपने डायग्राम, ठीक है ना. तो लिखिए, बॉडी इमीडिएटली स्टोर्ड इन दी लिवर इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉल्ड, अब ये टर्म याद रखना है, कॉल्ड ग्लाइकोजन. तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में एनर्जी, भाई जितनी यूज करनी थी उतनी कर ली, लेकिन जो बची उसको स्टोर करके रख लेते ना कि भाई बाद में काम ले लेंगे, तो किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन में. हाँ, है ना. तो लिखो ग्लाइकोजन, फुल स्टॉप. दिस स्टोर्ड ग्लाइकोजन कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. This stored glycogen can be used as a source of energy by the body as and when required. क्या? जो ग्लाइकोजन है, हाँ, खराब मीन्स अच्छा कितने टाइम तक? नहीं, ऐसा नहीं होता ना. ये इसलिए तो अलग फॉर्म में स्टोर हो गया, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में है नहीं, ये स्टोर अलग फॉर्म में हो गया. फिर लिखो फिफ्थ, इजेशन. ए पार्ट ऑफ द फूड which we eat cannot be digested by our body, full stop. This undigested food cannot be absorbed in the small intestine, full stop. Absorbed in the small intestine, full stop. The last part of the large intestine, small large intestine. The last part of the large intestine called rectum, ठीक है ना, रेक्टम. एनस से पहले ऊपर था ना रेक्टम, ऊपर ने देखा था. तो यहां पे जो भी वेस्ट है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है ना.
रेक्टम, इनकी लेंथ कितनी होती है? अभी बताता हूँ, लेंथ ऐसे एग्जैक्टली नहीं पता है मेरे को, है ना, लेंथ इनकी कोई फिक्स डिफाइन नहीं है ना, फिर भी approximate। बहुत ही कम होती है, लाइक एमएम्स में होती है कि 4-5 mm। Small intestine किसकी? large अच्छा लार्ज की, क्या लार्ज की तो उसके कंपेयर में लाइक एक मीटर से भी कम, हाँ मीटर? हाँ 1 मीटर, तो लार्ज इंटेस्टाइन इतनी भी छोटी नहीं होगी ना, ठीक है ना। कहाँ पे थे? लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम स्टोर्स दिस अनडाइजेस्टेड फूड for some time and when we go to the toilet, this undigested food is passed out from our body. This undigested food is passed out from our body through anus as feces or stool. feces means होता है मल हिंदी का, और stool STOOL, stool, feces or stool. The act of expelling the feces is called egestion. The act of expelling the feces is called as egestion or defecation, ठीक है, is called as defecation, ठीक है। तो ये अपना पार्ट था